खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या DI खान में पेश आया। दहशत गर्दों का हमला एक और पाकिस्तान की सरजमीन पे, जिसपे 23 हमारे फौजी जवान सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और उसके बाद कार्रवाइयाँ भी की गई, दहशत गर्दों को वासिल जहन्नुम भी पहुँचाया गया। लेकिन ये मतवातर से अब एक सिलसिला शुरू है और इसके ताने बाने हमें सरहद पार अफगानिस्तान से मिलते हैं, जहाँ पाकिस्तान मुखालिफ ताकतें मुसलसल पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश कर रही हैं। इसी तनाजुर में एक फ़ैसला किया गया था कि दहशत गर्दों का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में होगा और ताकि तेज़ी से ट्रायल हो और किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो प्रोसिक्यूशन को, विटनेसेस को, इवन के जजेस को। उसके बाद ये एक पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कालादम करा दिया, यानी कि रोक दिया कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील में गई और आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया। उन्होंने अपना जो गुज़िश्ता फैसला था, पिछला फैसला था, उसको मुअत्तल कर दिया और हतमी फैसला आने तक ये इजाज़त दी कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। कुछ और भी सियासी इशूज़ पे बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में आज मुर्तज़ा सुलंगी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले ये जो अफसोसनाक वाक़या है, उस पर कुछ जितना भी कुछ कहा जाए, मजम्मत की जाए, कम है यकीनन, लेकिन हमने बड़ी मेहनत से दहशत गर्दी पर काबू पाया था और अब दोबारा से जब ये एक अफरीत सर उठा रहा है तो उसका क्या मतलब समझें कि हम पूरी तरह कामयाब नहीं हुए थे या ये कोई नया फिनोमिनन है? शुक्रिया शहजाद। आज ही वफाकी काबीना का इजलास भी था इस वाक़े के एक दिन बाद और पूरी काबीना ने न सिर्फ मजम्मत की बल्कि इस पर तशवीश का इजहार भी किया। अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म गए हुए हैं डेरा इस्माइल ख़ान इसी हवाले से, तो हम इसको बहुत संजीदा लेते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने फरमाया कि ये जो हालात हैं दहशत गर्दी के, ये ख़राब हुए हैं सिक्योरिटी सूरत हाल। ख़ास तौर पर आप देखें कि 15 अगस्त 2021 जब से अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया, उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है। और ख़ास तौर पर जब से वो सैकड़ों TTP के लोग जिनको PTI की हुकूमत में लाया गया जी, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने एक गैर मुल्की TV चैनल TRT को इंटरव्यू देते हुए इंकिशाफ किया। ये पाकिस्तानी किसी मीडिया के इदारे पर नहीं बल्कि एक गैर मुल्की इदारे पर उन्होंने इसका इंकिशाफ किया कि हम उनको वापस ला रहे हैं, हम उनको माफ़ी दे रहे हैं और उसके बाद जो है वो पुरअमन शहरी बन जाएंगे और जी वो लंडे के कपड़े बेचेंगे या जो है वो केले बेचेंगे या ठेले लगाएंगे, जिस पर कोई भी संजीदा जो सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार है वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। फिर जिस तरीके से वो लोग लाए गए बशमूल उनके असले के, और उसके बाद आप देखें कि जो एदाद व शुमार हैं जी इस मुल्क में दहशत गर्दी के, वो बड़े हैं और अब इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि TTP और अफ़गान तालिबान वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं और वो भले नाम बदल कर जिस तरह से एक नया नाम लेकर आते हैं जो दरहकीकत इस बात पर पर्दापोशी करना है कि जी ये TTP के ही लोग हैं, सही, तो ये इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और कल ही जो अफ़गान नाज़िमुल उमूर है उनको तलब करके उन पर एहतजाज भी किया गया। लेकिन हमारी हुकूमत और हमारी रियासत इसको बिल्कुल संजीदा ले रही है और ये ना समझें कि ये वाक़या हो गया तो हम इस पे खामोश बैठेंगे। सही। एक सवाल है सर, आपने भी सैकड़ों अफराद का कहा जो तहरीक इंसाफ के दौर में लाए गए, कुछ अंदाज़ों के मुताबिक शायद उनकी तादाद हज़ारों में भी थी। वो कहाँ हैं वो लोग और वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, हमें यकीन है कि वो इतने कैपेबल हैं कि वो हर चीज़ पे नज़र रख सकते हैं, तो क्या उनकी मौजूदगी थ्रेट है हमारे लिए? जी, उनकी मौजूदगी बिल्कुल एक ख़तरा है और बहुत सारे दहशतगर्द मारे भी गए हैं और वो मारे भी जाएंगे। उनके लिए कोई पनाह नहीं है माँ सिवाय इसके कि वो हथियार डालें, इसके अलावा और कोई उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन अब क्योंकि उनको एक सेफ हेवन एक मिल गया है, एक जगह मिल गई है
और एक ऐसी हुकूमत मिल गई है जो कि उनको पनाह दे रही है और उनकी मदद भी कर रही है, तो इस वजह से वो अपने आप को ज़्यादा तवाना महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह के जो ग्रोह हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं है, बल्कि इस पूरे ख़ित्ते के तमाम ममालिक के लिए ख़तरा है और आम तौर पर जो है ये सारी दुनिया के लिए ख़तरा है। ठीक ठीक। तो उनके बारे में पहले एक पॉलिसी थी गुज़िश्ता हुकूमत की या रियासत की, तो अब पॉलिसी जो है वो टोटली तब्दील हो गई है, इससे ये नतीजा मखज़ करें? हम उस पोजीशन पर वापस चले गए हैं जो कि नेशनल एक्शन प्लान था, जो 20 नुकाती, लेकिन उसके अंदर कुछ तरमीम और तब्दीली की हो सकता है ज़रूरत महसूस हो वक्त गुजरने के साथ। आपने देखा कि 2-4 रोज़ पहले जो शुहदा के जो लवाहकीन थे वजारत दाखिला में आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो इस मामले पर जो कि कौमी सलामती का मामला है, वो हम तमाम जो सियासी ग्रोह हैं और तंजीमें हैं उनसे ज़रूर मदद लेंगे। ये अलबत्ता हमारे लिए तशवीश की बात है कि कुछ जमातें वो जिस तरीके से एक अफ़गान तालिबान हुकूमत की हिमायत कर रही हैं, वो हमारे लिए तशवीशनाक ज़रूर है। स्पेसिफिक इस पर अगर आपसे मैं सवाल कर लूँ, तहरीक इंसाफ के सरबराह जब वो इतने मकबूल नहीं हुए थे तो वो उसामा बिन लादेन को हीरो कहा करते थे, और उसके बाद अब उनका जो स्टेटमेंट आया है अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से जिनको हम बाइज़्ज़त तौर पे कानूनी तरीके से वापस भेज रहे हैं, तो उससे लगा कि वो सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर तालिबान और टीटीपी एक ही है तो इसका मतलब वो टीटीपी की सिंपैथी हासिल कर रहे हैं उन जमातों के खिलाफ जो इनके खिलाफ बात करती हैं। और फिर वो ला के जो बसाया उन्होंने, वो भी क्या इसी सिलसिले की कड़ी है? आसिफ जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी कि अफगानियों को ID कार्ड दिए थे ताकि अपने वोट बैंक में इजाफा किया जा सके। देखें, इसका इजहार मैंने कोयटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था जब मुझसे ये सवाल पूछा गया, जब उनके हवाले से एक ट्वीट सामने आया और दुनिया की न्यूज़ एजेंसीज़ ने इसको रिपोर्ट किया, बावजूद इस बात के कि वो ज़ेर हिरासत हैं और जेल में हैं और वहाँ पर उनको इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो उनके नाम से ये ट्वीट आया। तो सिवाय इसके कि अफ़गान तालिबान हुकूमत जिसको दुनिया का कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता, उनकी एक हमदर्दी हासिल की जाए और बिलवास्ता उन्होंने जिन दहशतगर्द ग्रोहों को पनाह दी हुई है, TTP वगैरह को, इनडायरेक्टली उनकी हमदर्दियाँ हासिल की जाए। और 2013 के जो इंतखाबात थे और 2018 के जो इंतखाबात थे, उसमें ये बात सामने आई थी कि कुछ जो ग्रोह थे और कुछ जो जमातें थीं उनको एक तरह से आम माफ़ी दी हुई थी दहशतगर्दों ने, जिनमें उनकी जमात भी थी, जिसके एक तरह से सियासी नतायज भी मुरतब हुए इलेक्शन पे। तो इसके अलावा और उसका कोई मकसद नहीं हो सकता, लेकिन ये एक ख़तरनाक किस्म की बात है और मेरे ख़्याल में हम उसको संजीदा ले रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बार बार ये मुतालबा किया है कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए अगर हमने पुरअमन इलेक्शन, ख़ास तौर पे KP और बलूचिस्तान में। गवर्नर KP भी इस हवाले से इज़हार ख्याल कर चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने इसमें अपना वज़न डाला है कि अगर कुछ अरसा कुछ दिन आगे इलेक्शन चले जाते हैं इस वजह से या सर्दी की वजह से, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ये वफाकी हुकूमत ने बताना है, चाहे इलेक्शन कमीशन को, कि हालात क्या वाकई साजगार हैं कि हम पुरअमन तरीके से इलेक्शन भी और इलेक्शन कैंपेन भी, आप 2018-2013 का जिक्र किया, 2008 को भी ज़हन में रखिए। जी जी। इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं शहजाद, तो हमारे पास सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, जो मसाइल हैं, जो ख़तरात हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो अपने तौर पर हैं, लेकिन वो उनकी संगीनी उस नौयत की नहीं है जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी की मदद इलेक्शन कमीशन को दरकार होगी वो हम फ्राहम ना कर सके। ऐसी सूरत हाल नहीं है। इस वजह से आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि इलेक्शंस 8 फरवरी जुमेरात 2024 को ही होंगे। कोई गैर मामूली सूरत हाल अगर पैदा होती है तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन एक्ट के तहत उनके पास अख्तियार है कि उस सूरत हाल के मुताबिक कोई फ़ैसला करें, लेकिन
अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल लेकिन पैदा सर नहीं। इलेक्शन कमीशन तो एक कंडक्टिंग बॉडी है, उनके पास इंटेलिजेंस का निज़ाम नहीं है। उन्होंने अल्टीमेटली आपसे सवाल करना है वफाकी हुकूमत से कि हमें आप बताएं कि क्या इन हालात में ये मुमकिन होगा। इंसानी जानें तो बहुत कीमती हैं, बल्कि उनका कोई नेमल बदल नहीं। अगर आज मुझसे वो पूछेंगे तो आज हमारा जवाब होगा कि जो आपकी ज़रूरियात हैं वो हम पूरी करेंगे। ठीक ठीक। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है। आप लोगों ने, आपसे मुराद वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने इस पे अपील दायर कर रहे थे इंट्रा कोर्ट, और वो मंजूर हो गई। अब सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। लेकिन पहले से कि इसके कॉन्टूर्स पे मैं आऊँ, इस पे एक रंग देने की कोशिश की गई कि जैसे सिविलियंस को जो है फौजी अदालतों में लाके एक उसका जैसे डिक्टेटरशिप्स में होता है, उस तरह का एक रंग देने की भी कोशिश की गई है बाज़ अनासर या हलकों की जानिब से। इस पे क्या कहेंगे? देखें, जो हमारा जो मौक़िफ़ था वो यही था कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो मिसाल के तौर पर जासूसी में इन्वॉल्व हैं, जैसा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस हैं। ये वो लोग हैं जो कि बराह रास्त एक तरह से हमारा जो सिक्योरिटी के जो बड़े इदारे हैं उनके तहत आते हैं। तो उनका जो केस है वो अगर सिविल अदालत में चलाएंगे तो उससे दो नुकसानात हैं। एक तो जो बोझ है हमारे सिविल अदालतों पे केसेस का, उसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर होगी। एक तो वजह ये थी। दूसरी अहम वजह ये थी कि सिविल कोर्ट में आप बहुत सारी चीज़ें खुली अदालत में अगर आप ज़ेर बहस लाते हैं तो उसमें आपके जो सिक्योरिटी के जो राज हैं उन पर समझौता हो सकता है। आपके जो तरीक़ाकार हैं मालूमात इकट्ठा करने के और जो आपके ज़राए हैं और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके कंप्रोमाइज़ होने का ख़दशा है, जो मुल्क की सलामती के लिए बेहतर नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर आपकी कौमी सलामती के मामलात हों, वहाँ पर आप दुनिया भर के अंदर हर चीज़ जो है वो ओपन नहीं होती है, अमेरिका जैसे मुल्क में भी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये हमने समझा कि ये ज़रूरी है। और अभी एक अबूरी रिलीफ जो है वो अदालत ने दिया है कि जी ये फ़ौजी अदालतों में ये जो मुकदमात हैं ये बिल्कुल जारी रहेंगे, अलबत्ता जो हतमी फ़ैसला है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी मंजूरी देगी। इसी बात को मैं अगर आगे लेके चलूँ तो जो साइफ़र केस है वो तो बड़ा एक फ़िट केस है ऐसी अदालतों में जाने के लिए, क्योंकि उससे बड़ा कौमी राज क्या होगा? ये आपकी बात मुनासिब मुझे लगती है, लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो तो ये है कि जो पीटीआई के चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो अब देखते हैं कि ये जो अदालत है ये कैसे अपना आगे जो है वो ये केस बढ़ता है। मिलिट्री कोर्ट्स को जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि 9 मई से भी जोड़ने की कोशिश की गई, अगरचे वहाँ पे भी अगर फ़ौजी तनसीबात में हमला एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ है तो बिल्कुल उसको ट्रायल हो सकता है। लेकिन हमारा एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि मिलिट्री कोर्ट में अगर कोई केस जाएगा तो उसकी एक स्पीडी ट्रायल होगी, जल्दी फैसला होगा, विटनेस प्रोटेक्शन होगी, कोई भी शख्स जो है वो बासानी आके गवाह बन सकता है, प्रोसिक्यूशन के लिए जो है उस पर प्रोटेक्शन होगी, इवन के जजेस के लिए होगी। लेकिन फिर हमने देखा है कि जितनी तेज़ी से इसके फैसले होने चाहिए थे, टेक फॉर लंदन राइट्स फॉर एग्जांपल, कि उन्होंने रात को, हफ्ते को बगैर छुट्टी के और 1 महीने के अंदर उन्होंने फैसला करके सजाएं सुना दी। हम इसमें लेट क्यों हो जाते हैं इतने बड़े फैसले के बावजूद? देखिए, हमारे रियासती निज़ाम के काफ़ी मसाइल हैं। हमारे यहाँ जो मुल्क के अंदर जो सियासत होती है वो भी असरअंदाज होती है। हमारा जो अदालती निज़ाम है उसकी पेचीदगियाँ भी हैं, स्टे आर्डर्स वगैरह, तो उसकी वजह से देर भी होती है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब ये मामला तेज़ी से आगे बढ़ेगा और जब सुप्रीम कोर्ट की एक हतमी मंजूरी आ जाएगी तो उन पर फैसले भी होंगे। देखें, अगर इन अदालतों में कोई फ़ैसले होते हैं और वो जो भी हों, अगर कोई भी फ़र्द समझता है कि ये फ़ैसला ठीक नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार ख़त्म नहीं हो गया। सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ दे सकती है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जो एक अल्टीमेट जो जस्टिस है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कोई रुकावट आएगी। वेरी राइट। बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अनासिर हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ गैर मुल्की हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के हमारे ख़िलाफ़ बातें करते हैं।
तनकीद की हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, आप लोग तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन जो बाहर बैठ के फूट डालने की कोशिश करे, कोई बगावत कराने की कोशिश करे या गालियां दे फॉर एग्जांपल, तो उसको डील करने के क्या आपके पास आलात हैं, क्या स्ट्रैटेजी है? आदिल राजा का मैं नाम लेना चाहूँगा कि अगरचे उसको फ़ौज से निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी जिस अंदाज से वो पाकिस्तानी अफवाज नाम लेके इस्टेब्लिशमेंट या हमारे हायर अप्स के ख़िलाफ़ बात करता है या गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है, उस पर कोई देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, हम अपने मुल्क के अंदर तो जो भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो हम करेंगे। लेकिन जो हमारा वज़ारत ख़ारजा है और हमारी वज़ारत कानून है, वज़ारत दाखिला, इस पर काम कर रहे हैं कि हम जिन मुल्कों के अंदर ये लोग बैठकर हमारे मुल्क के अंदर इंतशार और फसाद और कोई खाना जंगी या इस तरह की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उन ममालिक के साथ राब्ते में हैं और जो कुछ भी बैनुल अक़वामी कानून और जो हमारे जो बाहमी ताल्लुकात हैं उसके तहत जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पे आपने गुफ्तगू की, से एक सियासी आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। आप आम इंतखाबात की आमद है, जैसे आपने कहा कि आप पूरे तरीके से तैयार हैं, सियासी जमातें अपना बयानिया लेके आ रही हैं। क्वेश्चन इस के अभी भी लोगों में वो दिलचस्पी, वो गहमा गहमी में उस तरह नज़र नहीं आती और इसका खदशात का बार बार बहुत से इंटेलेक्चुअल राइटर, इवन के सियासतदान जो कर रहे हैं कि जी हमें अभी भी यकीन नहीं है कि इलेक्शन उस 8 तारीख को हो जाएंगे। इसकी क्या वजह आप समझते हैं, बावजूद इसके कि आप लोग सॉलम कमिटमेंट्स दे रहे हैं बार बार? देखें, कुछ लोग मेरे ख्याल में चाहते हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल हो और शायद उनका ये मीडिया में भी कुछ लोगों का ये सौदा बिकता है, जो मनफी ख़बर है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, जो सच्ची जो ख़बर है और या जो मुस्बत ख़बर है उसके अंदर वो शायद इतनी अपील नहीं होती, वो मकनातीसियत नहीं होती। तो ये इस तरह का कारोबार काफ़ी अरसे से इस मुल्क में चल रहा है। लेकिन आपने देखा कि हम पहले दिन से मुस्तकिल मिजाजी से आपके प्रोग्राम्स में मैं भी और हमारी हुकूमत के तमाम अरकान, वज़ीर आज़म समेत मुसलसल हम अपना जो मौक़िफ़ है वो दे रहे हैं। पहले ये था कि जी वो तारीख़ नहीं मिली, तारीख़ ज़रूर नहीं दे रहे, ज़रूर इनकी नीयत में कोई फितूर होगा। वो तारीख़ भी आ गई और वो तारीख़ जो कि मुत्तफ़िका थी, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर राज़ी, सदर साहब भी राज़ी, इलेक्शन कमीशन भी राज़ी, वफाकी हुकूमत भी राज़ी, किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। अब वो तारीख़ भी आ गई। फिर कहा कि जी वो हल्का बंदियों का ऐलान नहीं कर रहे, वो हल्का बंदियाँ भी हतमी तौर पर हो गई। वो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनका ऐलान नहीं हो रहा, वो भी आपने देखा कि वो हो रहा है। अच्छा जी, वो फिर इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आ रहा। कई बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह चुके हैं कि 16 दिसंबर से पहले क्योंकि 16 दिसंबर और 8 फरवरी के दरमियान वो 54 दिन बनते हैं, तो उससे पहले वो शेड्यूल भी आ जाएगा। तो ये जो उनकी ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि कोई किसी किस्म की कोई गैर यकीनी कोई वजह नहीं है इस तरह के जो स्पेकुलेशंस और कयास आ रही, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक आखिरी, आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में हकीकी मानों में सही, जिसको हम समझते हैं कि जमहूरियत उस वक्त आएगी जब सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत सही तौर पे आएगी, और मिसाल उसकी ये भी रिसेंटली जो एक कंट्रोवर्शियल इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए PTI के? देखें, अगर जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है और कुछ लोग, फ़र्द, ख़ानदान अगर उस जमात पे कब्ज़ा करके बैठे हैं या उनके यार दोस्त करके बैठे हैं या अशराफिया के कुछ लोग करके बैठे हैं, तो यकीनी तौर पर वो जमात अवाम के अंदर उसकी कोई जड़ें नहीं होंगी। तो जब पार्टियों के अंदर ख़ुद जमहूरियत नहीं होगी तो वो मुल्क में क्या जमहूरियत लाएंगे? फिर आप देखें कि वो मंशूर उनके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो फिर वो कोई चीज़ उनको याद नहीं रहती सिवाय जो पैट्रोनेज की पॉलिटिक्स है जी, वो किसने किसको कहाँ रखवाना है, किसने किसको कितनी नौकरियां दिलवानी है, कौन से जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कितनी हिस्सापति करना होता है, तो उसके अलावा कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात हमारे मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी वज़ीर इत्तलात की। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, साथ रहिएगा।
बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स। अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में, और सब एक साथ। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की, जिसमें उन्होंने सस्पेंड किया अपनी पुरानी जजमेंट और अलाउ किया गवर्नमेंट को कि मिलिट्री ट्रायल, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। और इसके साथ बात कर रहे थे कि जो DI खान में अफसोसनाक दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया, जिसमें 23 के करीब हमारे जो हैं जवान, सिक्योरिटी एहलकार, वो शहीद हुए। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन करें आमिर गौरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सुमेरा खान साहिबा तज्ज़ियाकार हैं, सिक्योरिटी और अफगान उमूर पर गहरी नज़र रखती हैं। सुमेरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर गौरी साहब आपसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल वाली बात है, हमने देखा कि सिविलियन कोर्ट्स में कई दफ़ा लूप होल्स तलाश करके बच जाते हैं, टाइम जाता है, विटनेसेस को मार दिया जाता है, इवन के जजेस को अटैक किया जाता है। तो आपके ख्याल में कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने वाकई दहशतगर्दी के अफरीद से निजात हासिल करनी है, ये फैसला आपकी नज़र में? शहजाद देखिए, मसला है तो बहुत बेपना ट्रिकी। कानून और आइन की बात तो जो है वो जदून साहब बताएंगे आपको, लेकिन जो एक पब्लिक परसेप्शन है वो तो यही है कि अगर फ़र्ज़ के बाद केसेस जो हैं वो 50-50, 20-20, 30-30 साल तक सॉल्व नहीं हुए, तो इस तरह के इश्यूज़ में जिसके अंदर फ़र्ज़ किया मामलात जो हैं वो स्टेट के ऊपर हमले के हैं, सिक्योरिटी के ऊपर हमले के हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले के हैं, तो जो है अगर ऐसे केसेस जल्दी में सॉल्व नहीं होते तो जो रिजेंटमेंट क्रिएट होती है, ठीक है ना, वो फिर यूज़ होती है अगेंस्ट पॉलिटिशियंस और अगेंस्ट जो सिविल सोसाइटी के बाज़ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। वो ये समझते हैं कि शायद फ़ौज पे हमला करना जो है वो जायज़ है और उनकी तनसीबात पे हमले करने जायज़ हैं। मेरा भी ख्याल है कि कानून और आइन जो है वो इस मामले में क्लियर है। असल चीज़ यही है कि इस मामलात को जो है जितनी तेज़ी से निपटाया जाए। देखें, अगर आपके पास विटनेसेस हैं, आप उनको पेश करें, अपने जो लीगल प्रोसेस है उसको जो है वो किक स्टार्ट करने के फ़ौरन बाद उसको रैप अप करें। अदरवाइज़ जो अदालतें हैं, देखें ना, इस वक्त एक अजीबोगरीब उम्मीद सी पैदा हुई है सुप्रीम कोर्ट से और अदालतों से कि शायद वो ऐसे फैसले करने की सलाहियत रखते हैं अब जहाँ कहीं गलतियाँ हुई हैं। सही, ठीक है ना। तो उस सूरत में ये वाला तो बहुत ही मामला है, क्योंकि जिस तरह हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर ये मामला उससे पहले सॉल्व ना हुए तो जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी उससे मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो है वो मामलात जो है वो ख़राब होने का खदशा होता है। बिल्कुल सही। जहांगीर साहब, एक सवाल ये है कि ये भी हमने देखा है कि अदालत में केस जाता है, ठीक है, उसमें वकला हजरात भी बहुत दफ़ा ये है डिलेइंग टैक्टिक से काम करते हैं, लेकिन जब कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू मिनिस्टर साहब से हो रही थी तो लंदन जो राइट्स उसका हवाला दिया कि कितनी तेज़ी के साथ उन्होंने महीने के अंदर अंदर जो है वो अदालतों ने फैसला करके सजाएँ भी सुना दी। तो चाहे मिलिट्री कोर्ट हो या सिविलियन कोर्ट हो, नेचर आप नहीं समझते केस की अगर सेंसिटिव है तो उसका फैसला भी जल्दी होना चाहिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई एम एग्री विद यू कि देखें ना, जल्दी पे कोई दो राय नहीं है। जब पेशावर के अंदर APS पे अटैक हुआ तो क्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान ने कहा जी आप एक स्पेशल कोर्ट बनाएं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये आइन का कानूनी मसला है कि आप एक स्पेशल कोर्ट बनाएं। सनसेट क्लास 2 सालों के लिए उनको बनाया, फिर उसने दोबारा 2 साल की एक्सटेंशन की और किसी ने कहा जो भी दहशतगर्द हैं क्रॉस द बोर्ड उनको दें, स्पीडी ट्रायल करके जो भी उनकी सजा बनती है उन दें। और फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने देखे उनको कुटल भी दी, फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में
एज ए प्रेसिडेंट इस्तेमाल किया गया जी कि हम इंसाफ देते हैं। सुमेरा, ये बताइए कि आप बहुत अरसे से मॉनिटर कर रही हैं जो भी पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हुई या उनके ट्रायल हुए दहशतगर्दी की सिविलियन अदालतों में या मिलिट्री अदालतों में, आपके ख्याल में अगर आप कंपेयर करें तो जो सज़ा देने की रफ्तार है, रेशो है, वो उसको आपने कैसे देखा? क्या वाकई दहशतगर्द जब आते हैं सिविल अदालत में तो उसी तेज़ी से काम होता है और उनको क्या वाकई सज़ाएं मिली? रेट क्या है कन्विक्शंस का आपके ख्याल में? मैं शहजाद इसमें एक बड़ा मशहूर केस है उससे स्टार्ट करती हूँ। हिजरतुल्लाह नाम का एक टेररिस्ट था और वो 2010 मनावा पुलिस सेंटर पे जब अटैक हुआ था ट्रेनिंग स्कूल में, मैं उस वक्त वहीं पे थी, मैं वो कवर करी थी लाइव। और हमने खुद देखा कि हाथों में हैंड ग्रेनेड पकड़े हुए वो MI-17 की तरफ दौड़ रहा था। उस वक्त वहां पे बहुत सारे मीडिया के लोग थे, मिलिट्री के लोग थे, सोल्जर्स थे, और उसका अपना बयान था ये कि मैं इसलिए इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना चाह रहा था कि इसमें जो फ्यूल टैंक होगा उससे डबल डिस्ट्रक्शन होगी और ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी। ये कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी कि जिसके ऊपर एतराजात उठाए जाते या उसको फॉरेंसिक किया जाता। ये सारे मीडिया के चैनल्स के ऊपर ये मनाजिर देखे गए थे। मगर उसके बाद क्या होता है, उस टेररिस्ट को पकड़ा गया, सिविल कोर्ट्स में उसका ट्रायल होता है और उसके बाद वो आकर दूसरी बड़ी अदालत से छूट जाता है हिजरतुल्लाह। मतलब, और उसके साथ साथ 200 ऐसे लोग हैं कि जो बाकायदा दहशतगर्दी की दफात में बड़े हार्डकोर मुजरिमान थे, क्रिमिनल्स थे, टेररिस्ट थे। बल्कि क्रिमिनल का लफ्ज तो बहुत छोटा है, जिनको पकड़ा गया था वाज़ेह सबूत के साथ। मगर होता क्या है कि बड़ा स्पीडी ट्रायल होता है। मैं हैरान हूँ, लाखों केसेस जो डिजर्व करते हैं वो पड़े होते हैं सिविल अदालतों में, और जो टेरर चार्जेस के ऊपर लोग होते हैं उनको सिर्फ एविडेंस की अदम मौजूदगी या कमजोर एविडेंस, क्योंकि मैं एक लॉ से ताल्लुक नहीं रखती, मगर जितना मैंने अभी तक कवर किया 18-19 साल लेकिन में, एक सिर्फ यही बात मैं करना चाह रहा था मैं जहांगीर साहब से भी और जो मैंने आमिर गौरी साहब से भी की कि दुनिया में जहाँ पे अदालती निज़ाम मजबूत है वहाँ पे बहुत अच्छा एक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। अगर कोई बंदा ऐसे लोगों के सामने आना चाहे तो उसको प्रोटेक्ट करती है रियासत। क्या हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि कोई खतरनाक दहशतगर्द के खिलाफ गवाही देने लोग आ सकते हैं या नहीं? नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं है शहजाद। मैं इसमें पेशावर के बहुत सारे इसमें मैजिस्ट्रेट्स में उनको जानती हूँ ज़ाती तौर पे, जजेस को जानती हूँ कि जिन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी के खौफ के डर के मारे, आई वोंट नेम देम, मगर जब हम निजी महफिलों में बैठते हैं, खानदान उनके हमारे आपस में मिलते जुलते हैं, तो उनका ऑफ द रिकॉर्ड यही कहना होता है कि हम एक दहशतगर्द के खिलाफ कैसे जाएं कल को हमें। और टीटीपी तो मानती है कि उन्होंने जजेस को कितनी मर्तबा थ्रेट किया है, उन्होंने वकला को थ्रेट किया है, वकला मारे भी गए हैं इस हवाले से, विटनेसेस को थ्रेट्स आई हैं। तो आप मुझे बताएं कि फिर मैं ये नहीं कहती कि एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट, मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रही, मगर दहशतगर्दी की दफात को मिलिट्री कोर्ट्स में सुना जाए तो बेहतर है कि जहां पर बाकायदा एक लाइहा अमल है कि दहशतगर्द को विटनेस का नहीं पता, विटनेस को दहशतगर्द का पता है कि हाँ इसने यहाँ पर ये किया है, और स्पीडी ट्रायल के साथ साथ वहां पर जिंदगी की हिफाजत की जमानत भी है, जज की भी और विटनेस की। वेरी वेल। आमिर गौरी साहब, हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई? हमने एक नेशनल एक्शन प्लान के बाद जब सानिया IPS हुआ फिर भी हमने ये किया, बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है कि हम सबसे ज़्यादा जमहूरी जमात हैं, उन्होंने भी कहा कि हम ये बिटर पिल इसलिए ले रहे हैं कि हम समझते हैं सिचुएशन ऐसी है। तो इस सिचुएशन क्रिएट हुई तो हमें ज़रूरत पेश आई, या हमने खुद ही बस अपने शौक में अदालतें बना ली? मतलब ये एक आर्गूमेंट है जो सुमेरा बात कर रही हैं, विटनेस सामने नहीं आ सकता, जजेस अंदर थ्रेट हैं, लॉयर कोई नहीं आता, क्या करें फिर? एक तो शहजाद बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना है ना, उसमें हिस्ट्री में नहीं जाते, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस है और जो ट्रस्ट है इन जुडिशरी वो नॉन एग्जिस्टेंट है। और वो जुडिशरी के अपने जो एक्शन है और जिस तरह वो काम करती रही है, जो फैसले देती रही है, उसकी वजह से तो आवाम का जो ट्रस्ट है वो अगर फ़र्ज़ किया अपने उस इतने इंतहाई इंपॉर्टेंट अदारे में ना हो और फिर इस तरह का वाक़या हो जाए कि जहाँ पे टेररिस्ट जो हैं उनको, जैसा सुमेरा भी कह रही हैं कि अगर फ़र्ज़ किया आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं और आप वो जो केस में से बंदा बाहर निकल जाता है, ये चीज़ सिर्फ सुमेरा नहीं कह रही, ये हमने मतलब इम्पॉर्टेंट फ़ौजी अफसरों से भी सुना। उन्हें कहा बंदे पकड़ के देते हैं, वो अदालतों में जाते हैं और उसके बाद तो फिर इसका मतलब है कि जो निज़ाम है पूरे का पूरा, यानी जो इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है, जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है और उसके बाद एडजुडिकेशन का निज़ाम है, इसके अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं उसकी वजह से अदारे जो हैं उनके ऊपर ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। तो और उसके अंदर कहीं ना कहीं करप्शन है, और करप्शन जो है वो सिर्फ देखें ना, करप्शन ओमिशन और कमीशन दोनों का नाम है ना, कि अगर आपने काम करना है और आप काम नहीं कर रहे तो वो भी करप्शन है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसा लेना करप्शन होती है। उसे कहा नहीं, आपको एक काम दिया गया है, आप कॉम्पिटेंट नहीं है और आप लटकाया हुआ है काम, जिस तरह आपने इशारा दिया, मतलब वी हैव गॉन थ्रू केसेस जहाँ पे मिन्नतें करनी पड़ती थी दूसरी तरफ के वकील को कि भाईजान पेश हो जाएं, सारे विटनेसेस मौजूद हैं, आप उनकी स्टेटमेंट्स लें और फैसला करवाएं, ठीक है ना। तो अब वो जो आपका सवाल है उसमें यह है कि देखें
असल चीज़ ये होती है कि जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है उस अदारे के खिलाफ को बात करने की जिस पे अटैक हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे फिर वो सेंस पैदा होती है कि जनाब जिस वक्त आप हमारे से मदद मांग रहे हैं तो फिर तो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ एक पेज पे हों। और जब हमारे साथ इस तरह की इल ट्रीटमेंट हुई है, और ये देखें ना कि अगर फ़र्ज़ किया, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर एक शख्स है उसके ऊपर केस चल रहे हैं नैब के अंदर और आपने अपने फॉलोअर्स से हमला करवाना है तो नैब के दफ्तर पे हमला करवाएं। वैसे तो हमला नहीं होना चाहिए, आर्गूमेंट के तौर पे कह रहा हूँ। आप कराची से लेकर चकदरा तक जो है वो फौजी इंस्टॉलेशन पे चढ़ जाते हैं जाके, और आप फौजी इंस्टॉलेशन पे नहीं चढ़ते, आप फौजी मॉन्यूमेंट्स को भी जो है, ठीक है ना, उनको डिफाइल करते हैं। तो उस सूरत में वो ये कहते हैं कि जनाब जब हमारे पे हुआ है तो क्या आपका जो पॉलिटिक्स का और जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का काम है उसको आर्गुमेंट बना के इसको डिले करेंगे। व्हाट इज योर टेक कि 9 मई अगर वाकई एक मुनज़्ज़म साजिश थी और उसमें जो लोग थे वो बाकायदा प्लान कर रहे थे कि हमारे इदारे को जो है वो कमज़ोर किया जाए या इंटरनेशनली हमें जो है वो ह्यूमिलिएट किया जाए, तो इज़ इट अ फिट केस टू बी ट्राइड इन द मिलिट्री कोर्ट? मेरा अपना ख्याल है कि उसके ऊपर जो जदून साहब कह रहे हैं मैं उनके साथ एग्री करूंगा, इस वजह से कि देखें हमें दुनिया के साथ रहना है और दुनिया को भी एक मुंह दिखाना पड़ता है हमें, ठीक है ना। और अगर फर्ज के मैं सॉरी आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, भारत जो अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, वहाँ पे मोकोका, टाडा, कितने मैं आपसे कवानीन का नाम ले सकता हूँ कि जहाँ पे साल साल रखते हैं और उनको बेल तक नहीं होती। भारत तो मेरे लिए इसलिए एग्जांपल नहीं है कि वहाँ पे देखें ना टेलीविजन के ऊपर उन्होंने भी दुनिया को मुंह तो दिखाना है, कत्ले आम हो रहा है ना, उन्होंने भी दुनिया को मुंह तो दिखाना है। वो एक और तरफ चली जाएगी डिबेट। देखें इस वक्त जो भारत है ना वो किसी का बना हुआ है, भारत के ऊपर नहीं आ रहे, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है कि ऐसा मुल्क जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है और उसने मुंह भी दिखाना है, वो भी अगर ऐसे हालात हो तो वो इन कवानीन का सहारा लेता है, तो हम क्यों अपोलोजेटिक होते हैं? नहीं, अपोलोजेटिक की बात ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर फर्ज किया हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है ना अपने अदारे में, क्योंकि देखें अगर फर्ज किया पाकिस्तान ये कहता है कि हम डेमोक्रेसी हैं, तो फिर जो पार्लियामेंट है और जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, इनको तीनों को मजबूत करना पड़ेगा इक्वल फोर्स के साथ, ठीक है ना। और उसके अंदर जो बाकी सबसर्विएंट अदारे हैं उनको इन तीनों अदारों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो फिर ये मुल्क आगे चलेगा। सुमेरा, अब ये कल जो डेरा इस्माइल खान में वाकया हुआ है और इस पे वजीर आजम साहब भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं DI खान में, क्वेश्चन इस के अफगान हुकूमत को हम क्रिटिसाइज़ करना, उनको डिमार्शे देना या उनसे ये कहना, दबाव डालने की कोशिश करना कि वो इन हरकतों से बाज आ जाएं और जो दहशतगर्दी के लिए उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है वो बंद करें, यू थिंक इज़ इट इनफ या नहीं? देखिए शहजाद, मैं इसमें आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता सकती हूँ। अभी रिसेंटली आई वाज इन पेशावर में KP का फर्स्ट एडिशन अटेंड करी थी, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप का। आर्मी चीफ से भी मेरी इंटरेक्शन हुई है, मेरे सवालात इसी हवाले से थे उनसे। लेकिन एक चीज मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग क्रिस्टल क्लैरिटी इन द स्टेटमेंट्स, इन द डिसीजंस। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान पे वो वक्त है कि हार्डनिंग द स्टेट की टर्मिनोलॉजी आपने सुन रखी होगी डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज में, कि नाउ इज द फेज ऑफ हार्डनिंग द स्टेट। पाकिस्तान स्टेट इज बीइंग हार्डन्ड। और ये 5 डिसीजंस है ना इसके अंदर, एंटी होर्डिंग, एंटी स्मगलिंग, एंटी ड्रग, अफगान रिपैट्रिएशन एंड SIFC, यू मस्ट नो कि दिस इज, मुझे जो जवाब मिला आगे से वो बहुत क्लियर था कि ये पब्लिक एंड पार्लियामेंट बैक्ड डिसीजंस हैं, इनको कोई डिसरप्ट नहीं कर सकता। ये जो DI खान में हो रहा है, ये मेरे पास 2-3 हफ्तों से ये मालूमात थी, इंफॉर्मेशन थी कि जिन लोगों को, जिन इलीगली रिजाइडिंग अफगान्स को भेजा जा रहा था, मैं फॉर एग्जांपल आपको नाम बता देती हूँ, अलोंग साइड पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर्स देयर आर 4 प्रोविंसेस जो कि बहुत हाईली हैपनिंग एक्टिव हैं इस हवाले से। उनमें खोस्त है, पक्तिया है, पक्तिका है, पक्तिया, खोस्त, जाबुल और निंगरहार। ये 4 प्रोविंसेस पाकिस्तान में के लिए फेटल आगे भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाकायदा मेरी इतला के मुताबिक जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और जो लोग यहाँ पर गए हैं उनका फायदा उठाया जा रहा है, जाहिर है उनको। 2 सवाल, कौन कर रहा है और क्या ये अफगान तालिबान रजीम की ब्लेसिंग से कर रहा है? 2 सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई 2 राय नहीं है शहजाद। मेरी इंफॉर्मेशन मैं हमेशा टीवी पर वो बोलूंगी, यू नो हाउ आई वर्क अबाउट इट। मैं कभी भी कोई आधी अधूरी मालूमात कभी शेयर नहीं करूंगी, मगर मेरे मालूमात इस वक्त वाज़ेह तौर पे ये इशारे दे रही हैं कि वो असलहा जो किसी वक्त में अफगान नेशनल आर्मी NDS के पास था, अमरीकी छोड़ गए। ऑन टेक्निकल ग्राउंड उन्होंने डायरेक्टली TTA को नहीं दिया, इन्होंने वो असलहा अफगान नेशनल आर्मी NDS से लिया। अब वो असलहा TTP के पास कैसे है, मैंने अपनी आंखों से देखा, कमरों के कमरे भरे हुए थे उस असलहे के, जदीद असलहे के। अब पाकिस्तानी फौज और पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है
केपी और बलूचिस्तान में, और ये आर्मी चीफ की अच्छा, इंस्ट्रक्शन। ये आमिर गौरी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे कि देखें, असला उनके हाथ लग गया, वो प्रिसीजन स्ट्राइक्स करने में ज्यादा कैपेबल हो गए, लेकिन जब कोई हमला आवर अपने आप को बम से बांध के या बारूद से बड़ी गाड़ी टकराता है, इसका मतलब ये खाली असला नहीं है, एक बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग किस्म की इंडोक्ट्रिनेशन है, ब्रेन वॉशिंग है। तो क्या अभी भी वो कैपेबल है कि they are trying to, वो किसी गलत फहमी का शिकार है टीटीपी वाले। उनको ये लग रहा है कि थोड़ी बहुत उनको जो फॉरेन फंडिंग आ रही है, क्योंकि इंडियन चैनल्स ऑलमोस्ट वहां पे बंद हो चुके थे, अब थोड़ी सी एक्टिविटी है अफगानिस्तान में दोबारा। 24 से 25 डिप्लोमेट्स वहां काम कर रहे हैं, काबुल में उनकी मेन एम्बेसी में, लेकिन इट कैन नॉट गो बैक टू द time where we could see a blast in the morning in DI Khan and the blast in the evening in Islamabad and India and so on. तो वो उनकी गलत फहमी है, लेकिन आप अगर गौर करें तो टेक्नोलॉजी, टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी, फ्रेमवर्क, ये वो वही अप्लाई करें जो 2007 से लेके 2014 तक का था। यानी ट्विन ब्लास्ट की कैपेसिटी भी अभी आएगी, आप देखेंगे आगे सामने कि एक ब्लास्ट किया जब वहां पे मीडिया वाले या रेस्क्यू वाले या फौजी इकट्ठे हो गए तो दूसरा ब्लास्ट कर दिया। जी जी, माजी में बहुत ऐसा होता रहा है, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आमिर गौरी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इसमें बात कर रही, देखें उसके अंदर थोड़ा सा एडिशन ये है कि पाकिस्तान की तरफ से तो कोई अटैक नहीं हो रहा है अफगानिस्तान में, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर फर्ज कि आप अफगानिस्तान के अंदर एक लैंडलॉक्ड इलाके में, और मेरे ने चारों प्रोविंसेस का नाम दे दिया है, जहाँ से ये बैठ के वजीरिस्तान में घुसते हैं, जहाँ से बैठ के खैबर में घुसते हैं, जब वहाँ और अगज़ई में घुसते हैं, तो सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है अगर हार्डनिंग ऑफ द स्टेट करना है ना, तो फिर सबसे अच्छी काम ये होगा कि एज ए फर्स्ट स्टेप पाकिस्तान शुड ब्लॉक अफगान ट्रेड, जो ट्रक ट्रेड है, फॉर 3 months, फॉर 6 months, ठीक है ना। वी नीड टू पुट प्रेशर। देखें, ये बुला के ना कि डिमाशे और उसका एक नाज़िमुल उमूर को बुला के कहते रहा कि ये क्या हो रहा है, वो साफ कह देंगे जनाब हमारे हाथ में नहीं। इफ़ दे डू नॉट हैव द टोटल कंट्रोल ऑफ देयर स्टेट, दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। मसला ये कि वहाँ से हमारे पे अटैक होता है, हमें उनके साथ जो है ना। जी सुमेरा, मैं बात मुकम्मल हो जाए फिर आपकी जाने बात हूँ। आपको उनकी ट्रेड बंद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कंप्लीट ट्रेड बंद करनी पड़ेगी। उन्हें कहें जो उनके दूसरे मोहब्बती दोस्त हैं ना, उनसे ले लें ट्रेड, उनको कहें वहाँ से हवाई जहाज़ों के जरिए सामान पहुँचाएं वहाँ पे। हम चूंकि हमारे पे अटैक हो रहा है, हमारे एक दिन के अंदर इतना बड़ा जो है लॉस होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मतलब अगर देखें ना, अगर आप सैकड़ों फौजी, सीनियर फौजी पिछले 1 साल के अंदर शहीद हुए, इसका मतलब है कि हम सिर्फ ये कहते रहे कि अच्छा फिर उसके अंदर से नया नाम निकाल लिया कि जी वो पहले टीटीपी था, अब उसका एक नया बच्चा पैदा हो गया, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, उसने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ये होते कौन है जिम्मेदारी करने वाले? तो इनको दे नीड टू बी फाउंड आउट। उसके लिए जो भी आपके पास टैक्टिक्स हों, पाकिस्तानी फोर्सेस कैन नॉट गो इनटू अफगानिस्तान, बट शॉर्ट ऑफ दैट व्हाटएवर आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, यू हैव टू टेक दीज गाइज आउट, ठीक है ना, बिकॉज ये तालिबान नहीं है, ये मतलूबीन है, दीज आर वांटेड पीपल, एंड पाकिस्तान नीड टू बेसिकली शट अफगान बॉर्डर फॉर एटलीस्ट 6 months। क्वाइट ट्रू। जी सुमेरा जी, मैं क्विकली इसमें सिर्फ एक बात बताना चाहूंगी गौरी साहब के लिए और फॉर द कंजम्पशन ऑफ व्यूअर्स के, जो ट्रेड की उन्होंने बात की, ये हमारा सबसे बड़ा मतलब एक इमोशनली बैक्ड एक हमारा मुतालबा था फॉरेन ऑफिस में। तो मुझे एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग में जवाब मिला कि इससे ज्यादा अब जो होने वाला है वो ये है कि पासपोर्ट रिजीम, 1 डॉक्यूमेंट रिजीम जब अप्लाई होगी तो उसके बाद सबसे ज्यादा चीखें निकली हैं, क्योंकि ये बात गौरी साहब की बिल्कुल ठीक है कि ऊपर अगर सेब पड़े हुए हैं और नीचे कोई और लग्जरी आइटम्स पाकिस्तान में आ रहे हैं तो पाकिस्तान के थ्रू गए और अब पाकिस्तान में जी पॉइंट इसके लिए 1 डॉक्यूमेंट रिजीम प्लस अब जब से ये हुआ है तो आपको शायद इसका इल्म हो या ना हो, मैं बता देती हूँ कि अब उनके वो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, पहले हमारे जब ट्रक अफगानिस्तान में जाते थे तो एक ट्रक का एक सामान, एक पेटी उतर के चेक होती थी। हमने इनको भाई बंदी में हर चीज में रिलैक्सेशन दी हुई थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इंस्ट्रक्शन ने वो ईजमेंट भी खत्म कर दी है। ऑलराइट कि अगर हुकूमत समझती है कि हमारे सिविलियन इदारे सही तौर पे इस थ्रेट को टैकल नहीं कर सकते, तो उसमें मुज़ायका नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो मतलब दीगर इदारों से मदद हासिल करे, क्योंकि क्वेश्चन है कि दहशत गर्दी को ख़त्म करना है और हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। नहीं, उसके लिए देखें ना, स्पेशल कोर्ट पहले भी बनी है ना। 4 साल तक आपको मैंने सबसे पहले ये बताया है कि आइन के अंदर तरमीम की गई, तमाम अक्रॉस द बोर्ड पार्टियों ने कहा जी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी पार्टी ने मतलब यूनानिमस डिसीजन लिया पार्लियामेंट, अभी पार्लियामेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन, इस पे किसी की दो राय नहीं है कि हार्ड कोर्ट जो भी टेररिज्म है उनको स्पेशल कोर्ट के जरिए ट्राई किया जाए, जितना मैक्सिमम हो सकता है जल्दी ट्रायल करके, ताकि एक डेटरेंट आपके पास, डेटरेंट हो आपके पास। इस पे तो कोई बंदा ये नहीं कहता कि जो दहशतगर्द हैं उनको आप छोड़ दें, उनको सिविल ट्रायल में 2-4 साल लटकाई रखें, फिर बाहर। चलें, पॉइंट टेकन सर।
कोई बंदा नहीं चाहता ये। जी जी सुमेरा, आपसे भी यही सवाल। और दूसरी बात यह है कि माजी में हुकूमत से हम सुनते आए कि जी हम आम माफ़ी दे देंगे, जो यहाँ आना चाहते हैं उनको ले आएँ, जो हथियार फेंकना चाहते हैं वो आ जाएँ। क्वेश्चन है कि क्या हम ये पैगाम दे रहे थे माजी में कि कोई शख्स जो है पाकिस्तान में धमाका करे, दहशतगर्दी करे, उसके बाद चला जाए अफगानिस्तान, वहाँ से फिर हुकूमत आम माफ़ी का ऐलान करे, यहाँ के वो हथियार फेंक दे और आम शहरियों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे? हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जब तक कोई अपने क्राइम्स को फेस ना करे कोर्ट ऑफ लॉ में? एग्जैक्टली ऐसा ही है। आज अगर आप चोरी करें, मैं चोरी करूं, तो क्या हमें छोड़ दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि हम मीडिया पर्सन हैं? हमने फेस तो करना है लॉ। तो एक बंदा जो धमाके कर चुका है, जो लोगों की जाने उसके साथ खेल चुका है, खून की होली खेल चुका है, उसको कौन किस बिना पर, किस सवाबदीद की तहत पर पाकिस्तान आने देगा? मुझे तो इमरान खान साहब के अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट उनके ट्विटर अकाउंट से मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने बड़े आराम से एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि ये 1.5-2 लाख जो लोग हैं, ये 25 करोड़ की आबादी पर बोझ क्यों है? तो खान साहब होश के नाखून लें। आपके इन स्टेटमेंट्स ने पहले ही बहुत धचका पहुंचाया है। और जदून साहब की एक बात के लिए मुझे एक बात याद आ गई। इन्होंने कहा कि नेशनल इलेक्शन प्लान ठंडा पड़ जाता है, तो वहां मुझे एक मिसाल याद आई है कि जब एक फुटबॉल का मैच हो रहा होता है या हॉकी का मैच हो रहा होता है, तो स्कोर बोर्ड पे सिर्फ ये देखा जाता है कि किसके खिलाफ कितने गोल हैं। वो जो रोके गए हैं वो किसी की नजर में नहीं आते। नेशनल इलेक्शन प्लान के अंडर इस वक्त कितने IBOs हो रहे हैं, किस कदर ऑपरेशंस जारी हैं दिन रात, वो या मैं जानती हूँ या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जानते हैं, क्योंकि वी आर अटेंडिंग बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स और हमें पता है कि कितने लोग इस वक्त अपनी जानों को हथेली पर रखकर कराची से लेकर खुंजराब तक इन ऑपरेशंस का हिस्सा है। कितनी सिविलियन आबादी बच गई। सिर्फ कल DI खान का, मैं क्विकली शहजाद आपका 1 मिनट लूंगी, कल DI खान में उसको ब्लॉक ना किया जाता उस गाड़ी को, तो उसका प्लान भी ये था कि वो वापस शहर की तरफ मुड़ेगी और उसने शहर के किसी बाजार में जाके ब्लो अप करना है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको डॉज करके वहां ब्लॉक किया। वो 25 शहीद कल हुए हैं, लेकिन उन्होंने सैकड़ों जाने कल DI खान की बचाई है, दरबन में भी, दराजंदा में भी और कुलाची में। तो ये है वो हकीकत जो नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत तो फोर्सेस कर रहे हैं। आमिर गौरी साहब, फाइनली ये जो फैसला किया गया और यहाँ पे आबाद किया दोबारा से पता नहीं किस पॉलिसी के तहत, तो क्या उनका शुक्रिया बजाते खुद डडियाला जेल जाके हम करें, या क्या या आप पहुँचा देंगे हमारा पैगाम उन्हें? नहीं, मेरे से तो शायद ना मिले। दो चीज़ें, एक तो हमें जो है ना वो अपने आंखें और कान खोल कर रखने पड़ेंगे। कल को अगर फ़र्ज़ किया वो अफ़गान जो यहाँ पिछले 40 साल से रह रहे हैं और उनके जो बच्चे जो यहाँ पैदा हुए हैं वो इंटरनेशनल लॉ के तहत यहाँ पे नेशनैलिटी मांग सकते हैं, तो पाकिस्तान वो करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि पाकिस्तान के जो बच्चे जाते हैं ना बाहर, अमेरिका, कनाडा, उनको ड्यूल नेशनैलिटी मिलती है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल TTP के एलिमेंट्स पे था जिनको वापस लाया। उस पर जो एक्शन है, देखें स्टेट के पास कहीं ना कहीं, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कहीं ना कहीं इनका डेटा होगा। पहले तो उन सारे लोगों को, वो पाकिस्तानी थे या नहीं थे, पाकिस्तान शुड बेसिकली डिक्लेयर देम स्टेटलेस, हमारी नेशनैलिटी ख़त्म कर दें। वो यहाँ पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, इंग्लैंड ने किया है टेररिज्म के बाद, 7/7 के बाद। दे शुड बी डिक्लेयर्ड स्टेटलेस एंड देन the state needs to deal with them as stateless character। वो अफगानी तो हो नहीं सकते, पाकिस्तानी अब है नहीं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पे हमले किए हैं, तो पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रिविलेज वापस ले सकता है। Very right। तो और उसके बाद फिर देखें कि उनके साथ क्या करना है। और जो एक आखिरी चीज़ कि जब भी ऐसे मामलात होते हैं ना, मेहरबानी करके उलमाए कराम को वहाँ ना भेजें कि जी वो उनसे बातें करने गए हैं, माफ़ी नामे, ये वो इस्लाम के तहत हमें नहीं मार रहे, ठीक है ना, मज़हब का कोई नहीं है। उनको पैसे मिलते हैं पाकिस्तान को डिसरप्ट करने के लिए और पाकिस्तान को जो है ना मतलब डिस्टेबलाइज करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है ना उसके मतहत अफसर भी नहीं। सवाल मेरा ये है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो TTP के उन अनासर को यहाँ पे हम वापस लेके आए और कहा कि जी आप शरीफ शहरियों की तरह दोबारा ज़िंदगी गुजारें, वो किस कॉन्टेक्स्ट में आप लाए? और वो एक थ्रेट था, लोकल लोग स्वात के या मालाकंड के इस पे चीखते रहे कि आप ये क्या कर रहे हैं। अब वो पॉलिसी हम ऑलमोस्ट रिवर्स कर चुके हैं, नेशनल एक्शन प्लान की पॉलिसी पे गए, उनके साथ क्या करें? इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इस पर आप 100 प्रोग्राम कर लें, ठीक है ना। वो लोग कहेंगे नए केस खोल दें, इसके अंदर इतने इतने लोग इन्वॉल्व हैं, ये किस तरह हो सकता है कि आप अपने कातिलों को वापस दिखाएं कि ये माफ़ी मांग लें? एक कातिल जो है ना वो फर्स्ट एंड लास्ट, वो क्या इलेक्शन जीतने की कोशिश थी है? मुझे नहीं पता। इलेक्शन जो है वो जिस दिन जो शेड्यूल है वो अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद सारे लोग अपना अपना इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे और जिसने भी जीतना है वो जीते। लेकिन सवाल देखें, पॉलिटिशियन का सवाल नहीं है, ये जो अवाम है उसका सवाल है, पाकिस्तान का सवाल है, उसकी इकॉनमी का सवाल है और उसकी सिक्योरिटी का। बहुत शुक्रिया आमिर गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुमेरा खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब, थैंक यू सो मच, ये में ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।